शीतल नगर गांव में बिरजू और दीपक नाम के दो दोस्त रहते थे। बिरजू बहुत मेहनती था, मगर दीपक सुस्त था और आलस से अपने खेतों में काम करता। मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ चाचा, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर मैं इसे बेचूंगा तो मुझे अच्छा मुनाफा होगा। मुझे तो बेटा, तुमने अपने खेत में कितनी बोरियां अनाज की कटाई की? चाचा, मैंने 5 एकड़ जमीन पर 200 बोरियां अनाज की कटाई की है। अच्छा चाचा, मैं अब चलता हूँ, मुझे आज अनाज बेचने जाना है। ये कहकर बिरजू वहां से चला गया। कुछ देर बाद दीपक भी अपने खेतों की तरफ जा रहा था। चाचा ने उसे देखकर पूछा, अरे दीपक, कहाँ जा रहे हो? चाचा, मैंने सुबह ही खेत में अनाज की बोरियां भर दी थी। अब मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। दीपक, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना, तो इस बार तुमने अपने खेत में कितनी बोरियां अनाज की कटाई की? हाँ चाचा, मेरे पास भी 5 एकड़ जमीन है और इस बार मैंने 1 एकड़ जमीन से 20 बोरियां अनाज की कटाई की है। इस हिसाब से मैंने 5 एकड़ जमीन से 100 बोरियां अनाज की कटाई की है। चाचा ने हैरानी से कहा, अरे दीपक, तुमने अपने खेत में सिर्फ 100 बोरियां अनाज क्यों काटी? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे दोस्त बिरजू के पास भी 5 एकड़ जमीन है और उसने अपनी जमीन पर 200 बोरियां अनाज की कटाई की है, जबकि तुम दोनों के खेत एक ही इलाके में? क्या? मेरे दोस्त रघु ने कहा इस बार उसने अपने खेत में 200 बोरियां अनाज की कटाई की, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। अच्छा चाचा, मैं अब चलता हूँ। शाम को दीपक अपनी फसल बेचकर घर वापस आया। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी बीवी को अनाज के बारे में सब कुछ बताया। उसकी बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फसल क्यों कम हुई है, क्योंकि तुम अपने दोस्त की तरह मेहनत नहीं करते, इसीलिए तुम्हारी उत्पादन कम हुई है। जब तुम्हारा दिल करता है तभी खेत में जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जो कुछ कर सकता हूँ वही करता हूँ। अब तुम ही बताओ और क्या करूँ? आज तुम अपनी जमीन बेचकर रघु के खेत के पास वाली जमीन खरीद लो। अगर रघु के पास 5 एकड़ जमीन है तो तुम भी 5 एकड़ जमीन खरीद लो। रघु से कहो कि अब हम दोनों 10 एकड़ जमीन पर मिलकर काम करेंगे और जो भी मुनाफा होगा हम बराबर बांट लेंगे। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल बिरजू के पास जाकर उससे बात करूंगा और जितना मैं बिरजू को जानता हूँ वो मुझे इनकार नहीं करेगा। अगली सुबह दीपक अपने दोस्त बिरजू के पास गया। कैसे हो बिरजू? मैं ठीक हूँ दीपक, तुम बताओ सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? बिरजू, हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि अपनी जमीन बेच के तुम्हारे खेत के पास वाली जमीन खरीद लूं, वो भी 5 एकड़, बिल्कुल तुम्हारी जमीन के बराबर। ओ हाँ भाई दीपक, खरीद लो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। मगर बिरजू, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो हम दोनों तुम्हारी और मेरी जमीन पर साथ में खेती करें, क्योंकि अलग अलग काम करने से बेहतर है कि दोनों एक जगह काम करें। अगर हम दोनों मेहनत करेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा हो। हाँ हाँ भाई दीपक, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। चलो हम अपने सेठ मानीराम के पास चलते हैं और जमीन खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास वाली जमीन सेठ मानीराम की है। फिर दोनों सेठ मानीराम के पास गए। दीपक ने कहा, सेठ जी, मैं बिरजू के खेत के करीब वाली जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो,
हमने कब मना किया है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लाए हो ना? दरअसल सेठ जी, बात यह है कि मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचकर बिरजू के करीब वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी जमीन के साथ 5,000 रुपए भी दो। तो मैं मगर सेठ जी, मेरी जमीन भी 5 एकड़ है और आपकी जमीन भी 5 एकड़ है, तो आप मुझसे 5,000 रुपए क्यों मांग रहे हैं? मैं देखो भाई दीपक, जमीन की कीमत समय पर निर्भर होती है। अगर खरीदनी है तो 5,000 रुपया दो, वरना कोई समस्या। ठीक है सेठ जी, आप 5,000 रुपए ले लीजिए, लेकिन मुझे जमीन दे दीजिए फिर। सुनो भाई दीपक, हमें कल से खेतों की जुताई शुरू करनी होगी, तो कल सुबह खेत जाने के लिए तैयार रहना। ओ यार, खेतों की जुताई में बहुत मेहनत लगती है। हल के साथ पूरा खेत जोतना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई बहाना बनाना। सुन भाई बिरजू, आज मेरी पत्नी के पिता का निधन हो गया है और मुझे उनके घर 12 दिन के लिए जाना होगा। अगर मैं वहां नहीं गया तो ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाई दीपक, ये बात तो सही है, वो तुम्हारे पिता जैसे ही हैं। तो तुम वहां जाओ, मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर लूंगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मुझे लगा था कि तुम इस बात पर कभी राजी नहीं होगे। तुम वाकई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन के बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेतों में मेहनत करूंगा कि जो। फिर कुछ दिनों के लिए दीपक अपनी बीवी के घर ससुराल चला जाता है और रघु इस बात से बहुत परेशान था। सुनो, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं दीपक, अपनी बीवी के साथ उसकी माँ के घर गया है और खेतों में बहुत काम है। तो परेशान मत हो, मैं उसके वापस आने तक तुम्हारे साथ खेतों का काम करवा दूंगी। अगले दिन से बिरजू अपनी बीवी सुमन के साथ काम करने लगता है। कुछ दिनों के बाद बिरजू दीपक के घर आता है। सुन भाई दीपक, बारिश वाले दिन शुरू हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ हमें दोनों को बारिश के पानी के बहाव के लिए एक रास्ता बनाना चाहिए। अगर हम बारिश के पानी के लिए रास्ता बनाएंगे तो हमारे खेतों में पानी एक जगह पर जमा नहीं होगा। लेकिन भाई रघु, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ भाई दीपक? आज तुम्हें क्या जरूरी काम आ गया? मैं तुम्हें बताना भूल गया। मुझे तुम्हारी भाभी को शहर में डॉक्टर के पास ले जाना है, क्योंकि तुम्हारी भाभी पिछले 2-3 दिनों से बहुत बीमार है। ठीक है दीपक, तुम जाओ, मैं आज तुम्हारा सारा काम संभाल लूंगा। दीपक अपने दिल में सोचता है, वाह, उसने मेरी बात बहुत जल्दी मान ली। वो मेरे हिस्से का काम करने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों मिलके खेतों में काम करेंगे। ये ख्याल मेरे लिए बिल्कुल सही था, वरना मुझे खेतों का सारा काम अकेले ही करना पड़ता। तुम क्या सोच रहे हो भाई दीपक? यही सोच रहा हूँ। मुझे सारा काम तुम पर छोड़ के शहर जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मुझे जाना तो है। तुम परेशान ना हो भाई दीपक, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ का सारा काम कर लूंगा। तुम बेफिक्र रहो और भाभी को डॉक्टर को चेक करवाओ। फिर दीपक अपनी बीवी के साथ शहर चला जाता है। दूसरी तरफ राघु बारिश में भीगते हुए अपने खेत में बारिश के पानी के बहाव के लिए रास्ता बनाता है। फिर रात को जच्ची। सुनिए जी, मुझे लगता है जब आपके खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त दीपक घर पर रहता है, और जैसे ही आपके खेत में कोई काम आता है वो कोई ना कोई बहाना बनाकर शहर चला जाता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वो जानबूझकर बहाने बनाकर शहर चला जाता है। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझे और मेरे दोस्त को दोगी? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आप मेरी बात कभी नहीं मानते हैं ना? आप देखिएगा, कुछ दिनों में सच्चाई मालूम हो जाएगी। दीपक चलो, आज हमें फसल काटनी है, क्योंकि मुझे आज शाम अपनी बीवी के साथ साली की शादी में जाना है, और अगर हम आज फसल नहीं काटेंगे तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ भाई बिरजू, चलो आज हम फसल काटकर बोरियां भर लेते हैं। फिर दोनों खेत में जाकर बोरियां भर लेते हैं। ठीक है दीपक, अब हमने सारी फसल के बोरे भर लिए हैं। अब शाम हो चुकी है, तो मैं साली की शादी में जाने के लिए जा रहा हूँ। तुम इन बोरों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाओ। जब मैं कल आऊंगा, हम ये अनाज बाजार में बेचेंगे। परेशान ना हो भाई, जब मुझे काम था तो तुमने सारा काम अकेले किया।
अब जब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले कर लूंगा। तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं ये बोरे बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर दीपक सारी फसल बैलगाड़ी में भरकर घर ले आता है। आपने सारी फसल यहाँ क्यों लाई? आपने उन्हें बाजार में क्यों नहीं बेचा? भाई बिरजू अपनी साली की शादी में गया है और वो कल सुबह तक वापस आ जाएगा। जब वो आ जाएगा हम ये बोरे बाजार में बेचने जाएंगे। खुशी की बात है कि आप ये सारे बोरे यहाँ ले आए हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या ख्याल है, बताओ। ये फसल यहाँ लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक वापस आने वाला है और इस दौरान अगर हम ये सारे बोरे अपने घर के पीछे वाले कमरे में रख लें तो सारी फसल का पैसा हमारे पास आएगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन हम रघु से क्या कहेंगे कि ये सारी फसल कहाँ गई? ये करके चिंता मत करो, जब आपका दोस्त कल सुबह फसल लेने आएगा तो कहना कि सारी फसल घर के बाहर रखी थी और पता नहीं कौन उसे चुरा कर ले गया। बस यही कहना है, आपका दोस्त इस पर क्या करेगा? वो कुछ नहीं कहेगा। तुम कितनी होशियार हो। मैं तो बस खेतों में काम करने से बच रहा था और तुमने सारी फसल ले ली। वाह मेरी जान, तुम इस काम में बिल्कुल भी देर नहीं करती। हम सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतारकर घर के बाहर रख देते हैं ताकि गांव वाले भी देखें कि हमने बोरियों को घर के बाहर रखा है। फिर रात को हम दोनों बोरियों को छिपाएंगे। फिर रात को पति और पत्नी दोनों सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छिपाते हैं। फिर अगले दिन रघु दीपक के घर आता है। अरे भाई दीपक, तुमने सारी बोरियों को कहाँ रखा है? आओ आज इन बोरियों को मार्केट में बेचते हैं। हाँ भाई बिरजू, चलो चलते हैं। फिर दोनों घर से बाहर निकलते हैं। बोरे कहाँ है? अरे भाई दीपक, तुम क्या कह रहे हो? सारे बोरे कहाँ हैं? मैंने सारे बोरे यहाँ रखे थे। मुझे नहीं पता, मैंने कल रात सारे बोरे यहाँ रखे थे। मैंने सोचा था कि हम सारे बोरे यहाँ से उठा के मार्केट में बेचने ले जाएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? क्या हमारी सारी फसल के बोरे चोरी हो गए हैं? हाँ, ये चोरों का काम है, वरना कौन यहाँ रखे हुए बोरे ले जाएगा? भाई दीपक, तुमने क्या किया? तुमने 6 महीने की मेहनत चोरों के हवाले कर दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाई बिरजू, तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसे कह रहे हो जैसे वो फसल सिर्फ तुम्हारी थी और मैंने जानबूझ के वो बोरे चोरों के हवाले किए। मेरा भी उस फसल में एक हिस्सा था, मैंने भी नुकसान उठाया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। चोरों ने हम दोनों का हिस्सा छीन लिया। हम दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ये कहकर रघु अपने घर चला जाता है और चुपचाप घर बैठ जाता है। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? फिर रघु अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। खेतों में काम करने का समय अभी बाकी है। तब तक आप अपने घर के आंगन में सब्जियां आम बेचने शुरू कर दें। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तो ऐसा ही करूँगा। अगर मैं घर बैठूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? फिर बीज अपने घर के आंगन में सब्जियां उगाने के लिए खुदाई शुरू करता है। खुदाई करते हुए वो एक बर्तन देखता है। वो एक बर्तन है जो सोने और चांदी से भरा हुआ है। ये मेरी खुशकिस्मती है। अगर मेरी फसल चोरी ना हुई होती तो मैं कभी यहाँ सब्जियां ना लगाता, ना ही जमीन में खुदाई करता। अगर मैं इस बर्तन में से एक सोने का सिक्का भी बेचूं तो मुझे उतने पैसे मिलेंगे जितने मेरी फसल की कीमत थी। फिर रघु अंदर जाकर सारी बात अपनी बीवी को बताता है। ये सब खुदा की करम नवाजी है, क्योंकि आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। आप हमेशा अपनी मेहनत का फल पाते हैं। और दूसरी तरफ सुनिए जी, आज रात हम ये फसल मेरे भाई के घर ले जाएंगे और वहाँ रात गुजारेंगे। फिर कल सुबह हम इस फसल को शहर में बेचने जाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं यही करूँगा। फिर रात को दीपक और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में जाते हैं। वे देखते हैं कि उनकी सारी फसल की बोरियां खराब हो चुकी थी। ओह, क्या हो गया फसल को? जरा भी हवा नहीं लगी, जिस वजह से सारी फसल खराब हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो मैं अपने हिस्से की फसल पाने वाला था, अब वो भी नहीं मिलेगी। सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है।